अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट के जो हैं वो ही मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आपने 2 दिन से लेक्चर अपलोड नहीं किए हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर अगर आप हैदराबाद की सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ पे गैप के दौरान जो है ना वो अपना ठीक बरसात हो रही है और हमारी लाइट भी डिस्टर्ब हो रही है सेंटर की, तो उस हिसाब से 2 दिन जो है डिले हो गई है। तो आज हम ये लेक्चर अपलोड करवा रहे हैं और इंशाल्लाह आई होप कि आगे भी जो है सिचुएशन नॉर्मल होंगी और हम लेक्चर टाइम के हिसाब से अपलोड करेंगे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, और आज हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की क्या मीनिंग है? तो हम कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सर्टेन हाइट देन सच टाइप ऑफ मोशन आर नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सर्टेन height. When a body is thrown horizontally from certain height, then such type of motion are known as horizontal projectile. ठीक है, यानी ऐसे समझें ये एक कोई टावर है और इस टावर से हमने हॉरिजॉन्टली बॉडी को थ्रो किया तो वो ऐसे जाके गिरेगा। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशंस भी अलग से पढ़ेंगे, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। एक बात होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, या पहले लिख लेते हैं, एक बात होगी वर्टिकल की और एक बात होगी हॉरिजॉन्टल की। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम शुरुआत में कोई भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं और वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इनिशियल जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, पर अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ होगी जो हम देंगे। सपोज अगर हमने 10 मीटर पर सेकंड के साथ हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो वो वेलोसिटी होगी। ठीक है, इस तरीके से अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वाई एक्सिस में वो -g के बराबर होती है और एक्स एक्सिस में किसी भी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से अब हम बात करेंगे वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। वेलोसिटी आफ्टर टाइम t के बाद वेलोसिटी, तो आपको पता है वर्टिकल वेलोसिटी अगर देखेंगे तो Vy इज इक्वल टू Vi प्लस AT। Vi तो 0 है, तो Vy कैसे मिलेगी? GT के हिसाब से मिलेगी। तो हम लिखेंगे Vy को GT के बराबर, और आपको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही की वही रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, या अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस की बात करेंगे डिस्टेंस इन टाइम t, तो यहाँ पे फार्मूला हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 GT², और यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला पता है V0x मल्टीप्लाइड बाय t, ये हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर हम लिखना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी चाहिए, वर्टिकल भी चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी? हॉरिजॉन्टल मिलेगी Vx² और वर्टिकल Vy²। तो यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए है। तो हम इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। एक बात आप नोट कर लें, ये जो शेप बन रहा है इसको हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी, और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ट्रैजेक्टरी बनती है उसको कहते हैं पैराबोला। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख लेता हूँ, पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड
trajectory and its trajectory is parabola। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्टाइल की तो ट्रेजेक्ट्री जो भी होगा पाथ उसको ट्रेजेक्ट्री कहेंगे और प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री पैराबोला बनती है। ठीक है, अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अलग से पढ़ने का मतलब भी ये है कि हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो आप एक बात मेरी नोट कर लीजिएगा, जब भी आपको न्यूमेरिकल में बोला जाए कि हमने सर्टेन हाइट से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो आप बताएं वो कितने टाइम में जाके ग्राउंड को हिट करेगी। देखो, अगर आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करोगे ना तो जो टाइम होगा ना, टाइम टू रीच द ग्राउंड, वो कभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे थ्रो मतलब डिपेंड नहीं करेगा। मतलब मैं अगर कहूँ कि एक टावर से एक बॉडी को मैंने 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया और दूसरी बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, बताओ कौन सी बॉडी पहले जाके ग्राउंड को हिट करेगी। अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो आप कहेंगे दोनों बॉडी साइमल्टेनियसली ग्राउंड पे जाके हिट करेंगी, क्योंकि टाइम टू हिट द ग्राउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ जो है, ठीक है, हाइट ऑफ टावर, वो हाइट ऑफ टावर पे डिपेंड करेगी। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल the time taken to reach the ground is independent of horizontal velocity, but depends upon the height where from it was thrown। और टाइम निकालने का एक शॉर्टकट फार्मूला भी होगा। अगर आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो टाइम निकालने का ये फार्मूला होगा √2y, या आप इसको h भी लिख सकते हैं, 2y/g, जैसे हमने फ्री फॉल मोशन में पढ़ा था। तो आप ऐसे भी टाइम निकाल सकते हैं √2y/g। तो इस तरीके से भी ये फाइंड हो सकते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट करें तो फिर हम इन पे कुछ MCQs करते हैं। अच्छा, अब ये कुछ मैंने MCQs लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखें, 2 projectiles A and B, A is thrown horizontally from tower at a certain speed and B is dropped vertically downward, then which of the following is correct? एक को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, दूसरे को हमने वर्टिकली ड्रॉप कर दिया। बोथ स्ट्राइक द ग्राउंड एट सेम इंस्टेंट, ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने पहले बताया कि टाइम टू रीच द ग्राउंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द हाइट, और ये दोनों बॉल जो हैं वो सेम टावर से गिराए गए हैं। एक को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है और दूसरे को इस तरीके से डाउन फ्रॉम सेम टावर, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे बोथ स्ट्राइक द ग्राउंड एट सेम इंस्टेंट, ये ठीक है। बोथ स्ट्राइक द ग्राउंड एट सेम पॉइंट, ये गलत है, क्योंकि जिसको हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है वो यहाँ जाके गिरेगा इस पॉइंट पे, और जिसको जस्ट हमने रिलीज किया था, ड्रॉप किया था, वो यहाँ जाके गिरेगा। तो इनके स्ट्राइकिंग की पॉइंट सेम नहीं होगी। बोथ स्ट्राइक द ग्राउंड एट सेम स्पीड, ये भी गलत है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ए के पास 2 वेलोसिटीज होंगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और बी के पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल होगी, तो ये कहना भी गलत है। तो इसलिए ऑप्शन जो है ए सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन। तो मैंने कहा था कि टाइम टेकन जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम निकालने का फार्मूला भी मैंने बताया था 2y/g। तो हाइट यहाँ पे क्या रखेंगे, 80 रखेंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये 16 होगा, 16 का √4 होगा।
उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, ये पास पेपर में भी आ चुका है। अ हेलीकॉप्टर इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 45, एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं। अ पैकेज इज रिलीज फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, फाइंड वेयर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। वेयर मीन्स आपसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला। अब आपको टाइम चाहिए कि वो कितने टाइम में आके ग्राउंड को हिट करेगा, तो टाइम फाइंड करने का ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब एल्टीट्यूड कितना दिया गया है 45 डिवाइडेड बाय 10, ये 9 होगा, 9 का रूट 3, तो V0x आपको बताया गया है 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो 300 ये दूर जाके गिरेगा, यानी ये डिस्टेंस जो है वो 300 हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, फाइंड द स्पीड एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। कितनी स्पीड के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगा ना, तो आपको टोटल वेलोसिटी निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल भी चाहिए और वर्टिकल भी चाहिए। हॉरिजॉन्टल तो मिली हुई है, वर्टिकल कैसे मिलेगी, तो मैंने फार्मूला बताया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जी का वैल्यू 10 टाइम। अब सबसे पहले आप टाइम निकालेंगे कि 45 मीटर फॉल करने के लिए वो कितना टाइम लेगा, तो मैंने इसका फार्मूला बताया था टाइम का √2y/g, y की जगह 45 डिवाइडेड बाय 10, तो अभी हमने सॉल्व किया है 3, तो आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो 30 हो जाएगा। अब आपको वर्टिकल वेलोसिटी 30 मिली हुई है, हॉरिजॉन्टल आपको 40 मिली हुई है, तो आप नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 50, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, इट स्ट्राइक द ग्राउंड एट द स्पीड ऑफ 50, यानी हमने उसको थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली कितनी वेलोसिटी के साथ, 30 के साथ, और वो जब ग्राउंड को हिट कर रहा है तो उसकी टोटल वेलोसिटी 50 है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट वेयर फ्रॉम इट वाज रिलीज। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल की जो टोटल वेलोसिटी होती है वो vx स्क्वायर vy स्क्वायर होती है। ये आपको मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ये पहले फाइंड करें, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। इसकी जगह रखेंगे 50, इसकी जगह रखेंगे 30, और इसकी जगह आपको फाइंड करना है, ये हो जाएगा 2500, 900 होगा, ये 1600 हो जाएगा, और vy होगी 40। पर आपको हाइट फाइंड करनी थी। अब देखें, आप vy से हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। अब दो तरीके हैं, या तो आप चैप्टर 3 में जो हमने फार्मूला पढ़ा था डाउनवर्ड मोशन के लिए कि अगर प्रोजेक्टाइल इतनी वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा, तो मैंने एक फार्मूला बताया था Vf = √2gh, वहाँ से भी हो सकता है, या अगर आप पहले यहाँ से टाइम निकालें तब भी हो सकता है, आप इससे भी कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, Vf, ये आपको अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये Vf स्क्वायर = 2gh, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 होगा, g का वैल्यू 10 है, h 10 इससे कैंसिल, 180 2 से डिवाइड करेगा तो इसका रिजल्ट आएगा 80 मीटर्स, तो इसका ऑप्शन ए होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली देख लें। अच्छा, यहाँ पे भी जो हमने Vy फाइंड किया है ना, इस न्यूमेरिकल्स में जो हमने Vy फाइंड किया था वो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, भले आप टाइम फाइंड ना करें, क्योंकि आपको पता है कि भाई Vf जो होती है वो √2gh या y होती है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल कंपोनेंट है वो उस तरीके से ही है जैसे फ्री फॉल मोशन है। तो आप इस पे फ्री फॉल मोशन की इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल पे, तो आप यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकते थे, 2g और h कितनी थी 45, तो इसका रिजल्ट आता 900 का √30, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर ऐसे करेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। तो आप इसको नोट कर दें तो फिर आगे चलते हैं।
अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स प्रोजेक्टाइल मोशन की, और उन इंपॉर्टेंट टर्म में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? तो अगर आप ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल को कंसीडर करें तो हम कहते हैं द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रिमेन इन एयर, यानी हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया यहाँ से और प्रोजेक्टाइल वापस यहाँ पे आ गया, जिस पॉइंट से हमने थ्रो किया था उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो हम कहेंगे ये जो टाइम हमारा प्रोजेक्टाइल एयर में रहा है इस टाइम को कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सो द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, the time taken by projectile to remain in air, is called total time of flight। और total time of flight फाइंड करने का फार्मूला होता है 2v0 sin थीटा अपॉन g। ये जो है आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू v0y। v0y का मतलब होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय g। तो यहाँ से हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को देखें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v0 है। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी डबल हो जाएगा, और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है। अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे फायर करेंगे, दूसरे को 60 डिग्री पे फायर करेंगे, तो 60 डिग्री वाला टाइम ज़्यादा लेगा, 30 डिग्री वाला टाइम कम लेगा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यानी अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को सिमिलर कंडीशंस पे अर्थ पे थ्रो करेंगे और सिमिलर कंडीशन पे मून पे थ्रो करेंगे तो मून वाला जो प्रोजेक्टाइल होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि वहाँ पे जी का वैल्यू जो है वो कम है। ठीक है, और यहाँ से एक शॉर्टकट भी हो सकता है, टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वो इसका हाफ होगा। मैं ये पॉइंट लिख लेता हूँ, द टाइम टू रीच दी हाईएस्ट पॉइंट। अगर हाईएस्ट पॉइंट के लिए टाइम चाहिए तो आप इसको आधा करेंगे, यानी वो हो जाएगा v0 sin थीटा अपॉन g। अब हम एक और टर्म डिस्कस करेंगे और उस टर्म को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय प्रोजेक्टाइल, इसका फार्मूला है h इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v0 साइन थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि v के ऊपर भी स्क्वायर है, साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय 2g। अगर आप इसको देखेंगे v0 साइन थीटा जो है ये क्या है बेसिकली, तो हम कहते हैं ये बेसिकली जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं vy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब अगर आप इसके ऊपर कमेंट्स देंगे तो हम कहेंगे हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मैक्सिमम हाइट जो होगी वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, एंड दिस हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। इसके साथ एक और टर्म आता है, अब हम इन दो के बीच में रिलेशन भी कर सकते हैं, जैसे हम रिलेशन बनाना चाहते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी हम थोड़ी देर के बाद ड्राइव करेंगे। अब हम एक थर्ड इंपॉर्टेंट रिलेशन करते हैं और उसको कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल।
व्हाट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको थोड़ा समझें। देखें ये प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने यहाँ से थ्रो किया तो ये इसकी इनिशियल पॉइंट थी जहाँ पे हमारा x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे प्रोजेक्टाइल ने लैंड किया है, यानी यहाँ पे x = r है और y = 0 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा हम इसको कहेंगे रेंज। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, इसको हम सही तरीके से ऐसे भी लिखेंगे, व्हेन इट रिटर्न्स द सेम पॉइंट वेयर फ्रॉम इट वाज रिलीज। मतलब कहने का ये है कि हमने इसको रिलीज किया था जब हमारा y 0 था और वापस भी आ गया तो y हमारा 0 हो गया, तो इस दौरान जितना भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है हम उसको कहते हैं रेंज। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x = 0, y = 0 एंड x = r एंड y = 0, ऐसे भी हम कह सकते हैं। अब रेंज निकालने का फार्मूला क्या है? प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालने का फार्मूला है r = v0² sin 2θ डिवाइडेड बाय g। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2v0² sin θ cos θ अपॉन g। इसको अब हम एक लॉजिक के साथ भी लिखेंगे, और लॉजिक ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2v0 sin θ v0 cos θ डिवाइडेड बाय g। ये v 2 मरतबा थी, एक मरतबा साइन के साथ लिख लिया, एक मरतबा कॉस के साथ लिख लिया। ये फार्मूला हमने क्यों लिखा है कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो हम रेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय v0y v0x डिवाइडेड बाय g। तो ये एक फार्मूला हो गया रेंज निकालने का फार्मूला, ठीक है। अगर आप रेंज के ऊपर कमेंट्स देंगे तो हम कहेंगे रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को डबल करेंगे रेंज हमारी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, और हम कहेंगे रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2θ एंड रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम कब होगी। तो प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम तब होगी जब ये sin 2θ 1 के बराबर होगा। तो हम कहेंगे द रेंज विल बी मैक्सिमम इफ sin 2θ इज इक्वल टू 1, या हम कहते हैं व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। जब आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो उस प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला होगा, अगर आप साइन यहाँ पे 45 रखेंगे तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला होगा v0² अपॉन g। ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला हो जाएगा। अब हम एक बात और डिस्कस करते हैं। देखें, अगर हमारे पास 2 प्रोजेक्टाइल्स हैं और उन 2 प्रोजेक्टाइल्स की हमने स्पीड सेम रखी है, प्रोजेक्टाइल A है उसकी स्पीड भी हमने 10 मीटर पर सेकंड रखी है, प्रोजेक्टाइल B की स्पीड भी हमने 10 मीटर पर सेकंड रखी है। और अब हम कह रहे हैं क्या इन 2 प्रोजेक्टाइल्स की रेंज सेम हो सकती है अगर इनके एंगल्स डिफरेंट है। सपोज अगर A की एंगल हमने रखी है 30 डिग्री और B की एंगल रखी है हमने 60 डिग्री, तो क्या इनकी रेंज सेम होगी? तो यकीनन इनकी रेंज सेम होगी। हम कहेंगे कि अगर
दो एंगल्स ऐसी हैं जिनका सम 90 डिग्री हैं, तो हम कहेंगे इनकी रेंज जो है वो सेम होगी। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख लेता हूँ, इफ टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन एट सेम स्पीड बट डिफरेंट angles theta 1 and theta 2, then their range will be same if theta 1 plus theta 2 is equal to 90 डिग्री। यानी अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को 40 डिग्री पे फायर कर रहे हैं तो दूसरे को किस पे करें, 50 डिग्री पे, तो इनकी रेंज जो है वो सेम होगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, पर एक बात याद रखिएगा, जो कम एंगल होगी, जो अगर आप इसका एग्जांपल ले लें, एक को हमने फायर किया 30 पे, तो 30 वाले की ट्रैजेक्टरी फ्लैट होगी और 60 वाले की ट्रैजेक्टरी हाई होगी। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट भी लिख लेते हैं, द स्मॉल एंगल प्रोड्यूस फ्लैट ट्रैजेक्टरी whereas the high angles या larger angles या high angles produce high trajectory। जितनी हम एंगल को बढ़ाएंगे ट्रैजेक्टरी हमारी हाई होती जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम कहते हैं h इज इक्वल टू GT²/8। किसी न्यूमेरिकल में आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करो, तो आप ये रिलेशन यूज़ करेंगे। एक और रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इनके बीच में जो रिलेशन है वो है r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। थीटा जो है वो एंगल है जिस एंगल से हम थ्रो करते हैं। और लास्ट में एक और रिलेशन है जो आपको नोट करना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम कहते हैं r max इज इक्वल टू 4h। ये देखें बहुत आसान है भाई, आपकी रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब आपका थीटा 45 डिग्री होता है और टेंजेंट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आप टेंजेंट 45 का वैल्यू 1 रखेंगे तो r max किसके बराबर होगी, 4h के बराबर होगी। और लास्ट में एक पॉइंट है कि अगर आप रेंज और हाइट को न्यूमेरिकली इक्वल करना चाहते हैं तो आप 76 डिग्री पे थ्रो करेंगे। इफ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल ऑफ 76 डिग्री देन इट्स रेंज इज इक्वल टू हाइट। रेंज जितनी उसकी रेंज होगी उतनी उसकी हाइट होगी। याद रखिएगा, मैक्सिमम रेंज जो होती है वो 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट होती है। सपोज अगर मैं कहूँ एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज जो है वो 100 मीटर है, एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज 100 मीटर है, तो उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो आप ये रिलेशन यूज़ करेंगे। आपको h कैसे मिलेगी, r max डिवाइडेड बाय 4 यानी 100 डिवाइडेड बाय 4। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक और बात है, बातें तो बहुत सारी हैं पर ये लास्ट है, और वो ये है कि आपको पता है कि अगर आप 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे, अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को
45 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो उसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। पर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हम कितनी एंगल के साथ थ्रो करें ताकि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो हाफ मैक्सिमम रेंज हो। तो अगर आपको रेंज चाहिए हाफ मैक्सिमम, तो इसके लिए आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे या तो 15 डिग्री पे या तो आप इसको थ्रो करेंगे 75 डिग्री पे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जितनी रेंज 15 डिग्री पे होगी उतनी रेंज 75 डिग्री पे होगी, क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि अगर आपको रेंज हाफ मैक्सिमम चाहिए तो आप या तो प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री पे फायर करो या प्रोजेक्टाइल को 75। अगर कम टाइम में थ्रो करना चाहते हो तो 15 डिग्री में कर दो। तो इस तरीके से ये सारी बातें थी प्रोजेक्टाइल मोशन की, इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमने आपसे डिस्कस की। इंशाल्लाह फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।